नमस्ते सबको एक बार फिर से। बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बीच में पापा का थोड़ा सा क्रूशियल हो गया था। पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैक्यूम क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा वैक्यूम है जिसको हम लोग क्लियर करना है। तो उसी रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया मैंने। पिछला वीडियो तो आपने देखा होगा, उसमें मैंने बजट को जो एक्सपेक्टेशन दिया था। गवर्नमेंट ये साल बहुत क्रूशियल था, तो काफ़ी सोच समझ के सब कुछ कंजर्वेटिव वे में अप्रोच दिखा रही थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपना इंटरनल इकोनॉमी जो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ई श्रम योजना चला रही है, कार्ड्स वगैरह बना रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दे। मेडिकल इंश्योरेंस में उन लोगों का सबसे ज़्यादा वेल्थ, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होने के कारण बहुत लोगों का जो लाइफ सेविंग से ख़त्म हो जाता है, तो वो भारत सरकार वहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इंटरनल इकोनॉमी में हम लोग का इशू नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे वो वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम हम लोग का केवल ये एक्सपोर्ट्स में है। तो एक्सपोर्ट्स के लिए भी सब चीज़ें मायने रखती हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मायने रखता है, लॉजिस्टिक पॉलिसी भी कितने सालों के बाद भारत सरकार ने बनाया है। तो हम लोग देखते हैं कि आप अपना जो इंटरनल इकोनॉमी है ना, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। उसमें तो आप कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है। आप ज़्यादातर कंट्रीज में मैं गया भी हूँ, तो वहाँ पे ये ऑटो वगैरह जो मनी सेविंग्स के जो जुगाड़ या टेक्निक्स है डिफरेंट, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड कर देता है, तो उसने हमारे फैब्रिक को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है। चाय वाला कितना बढ़िया चाय बना के रोड पे दे देता है, उतना आपको रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है। ये इंडिया में ही पॉसिबल है। और यूएस वगैरह के केस मैंने देखा है, वहाँ पे ऑटो ये सब सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है, तो उनका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देता है इकोनॉमी में। ये लूटता नहीं है, ये तो एक तरह का सर्विस प्रोवाइड कर देता है। पूरा सेवा भाव से काम करते हैं लोग। सबसे पहले अभी जो लड़ाई चल रही है, मैंने लास्ट वीडियो में एक बजट का एक्सपेक्टेशन तो दिया था, उससे भारत सरकार ने कम बजट बताया, बट लास्ट में उतना आएगा क्योंकि वो लोग इस साल कुछ बिफोर हैंड बताना नहीं चाहते। ये साल क्रूशियल था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, बॉक्सिंग ईयर है वो, उसके कारण डॉलर मिल्कशेक थ्योरी अपना मैक्सिमम डिफिकल्ट टाइम दिखाएगा ये साल। तो सबसे पहले करेंसी में देखिए, सबसे पहले जो लड़ाई चल रही है, अगर आप इकोनॉमिकली फ्रीडम नहीं है, फ्री नहीं है, तब तो खेल ही ख़त्म है। फिर आपको दूसरे कंट्री के हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा। तो करेंसी का आज के डेट में जो वार चल रहा है, एक तो वायरस का वार है, तो चाइना से वायरस निकला, वो तो चल ही रहा है, वो तो हो गया। बट करेंसी का जो वार है वो आप देखेंगे ब्रिक्स वर्सेस वेस्ट चल रहा है। जो कोमोडिटी को प्रीफर कंट्रीज करती हैं, उनका वर्सेस वेस्ट चल रहा है। जैसे अभी लास्ट टाइम भी जब 8 क्राइसिस आया था, 08 लेमन ब्रदर वाला, तो मनमोहन सिंह ने 200 टन सोना खरीदा था IMF से हेल्प। और इस टाइम ये मोदी जी कुछ दुबई के साइड 200 टन वाला जो नंबर है फिर से देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअल में जो रशिया का करेंसी जो फिर से गेन कर गया क्रैश होने के बाद भी, वो दिखाता है कि कमोडिटी आज भी हावी है डॉलर के ऊपर। और इस खेल में जो ब्रिक्स है, अगर वो 5 पांडव आपको लगे हैं करेंसी का अगेंस्ट जो फाइट है, तो उसमें जो रशिया है वो अर्जुन है। तो ये बड़ा ही क्रूशियल गेम चल रहा है। जितने दिन ये चलेगा उतने दिन रशिया बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ले जाएगा वेस्ट को, और फलस्वरूप कह लीजिए इंडिया और चाइना सुपर पावर की तरफ बढ़ जाएगा। राइज ऑफ एशियन सेंचुरी है, और वेस्ट चाहती है कि चाइना का बैलेंस, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है कैपेसिटी, तो वेस्ट थोड़ा इंडिया को सपोर्ट कर रही है। वो भी खुल के नहीं कर रही है। अब 6 महीने के बाद हर 3 महीने पे उसका आवाज़ बदल रहा है। एट्रोसिटीज़ भी वहाँ बढ़ रही है इंडियंस के खिलाफ। तो करेंसी जो है वो तो रीसेट होगा, तो क्योंकि अब डॉलर का जो सिस्टम है उसमें बहुत नुकसान हो रहा है सब वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी। तो देखिए डॉलर मिल्कशेक थ्योरी क्या था। डॉलर मिल्कशेक थ्योरी, और आज के डेट में देखिए जापान और इंग्लैंड क्यों नहीं क्रैश कर रहा है। चलिए अमेरिका क्रैश नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अमेरिका का दायित्व हो गया है कि जो लोग उसके साथ उसको डॉलर सपोर्ट करके वो सिस्टम चला रहे थे, उनको उसको हेल्प करना पड़ रहा है। उनका किसी का भी करेंसी कोलैप्स होगा तो ऐसे गुंडों के गैंग में से लड़ाई हो जाएगी ना कि भाई तुम तो अपना बन गए। तो उसमें क्या है कि पूरा पूरा सिस्टम धीरे धीरे साइड होकर कोलैप्स हो जाएगा। तो अमेरिका डेफिनेटली जापान को, इंग्लैंड को डॉलर दे रहा है और एक पॉजिटिव स्वैप लाइन बनाए हुए है, और कुछ डील होगा कि तुम्हारा करेंसी इसके नीचे नहीं जाने देंगे। क्योंकि लुक एट द एक्सटर्नल डेट, आप एक्सटर्नल डेट देखिए, इन कंट्रीज़ का एक्सटर्नल डेट इतना हाई है
और इंडिया तो न्यूजीलैंड जितना एक्सटर्नल डेट नहीं रख सकता। ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो तो इतनी डरी रहती हैं कि क्योंकि वो सुपर पावर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग जो है ये एक गुंडा का टीम बना के खेल रहा है। तो आपस में अभी जापान का भी करेंसी क्यों नहीं कोलैप्स कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, बट फटाक से करना चाहिए क्योंकि सारे पैरामीटर्स खराब हैं। डेट टू जीडीपी वेरी वेरी हाई है, किसी देश में फिक्स्ड एलिमेंट पे 4% मिल रहा है और वो डॉलर ट्रस्टेड भी है, तो सारे डॉलर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? तो कुछ कारण है कि डेफिनेटली अमेरिका ही इन लोगों को कवर फायर दे रहा है, जापान को, यूरोप को, ब्रिटेन को। ब्रिटेन भी कोलैप्स हो जाना चाहिए था, उसके तो मैक्रो बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो चलिए देखते हैं ये कब तक देता है। ऐसे फ्यूचर में तो जैसे जैसे मैक्रोस ख़राब हो जाए, अमेरिका ही कोलैप्स कर जाएगा तो बाकी को क्या बचाएगा, वो भी सिचुएशन आ रहा है। 2022 में ही मुझे लगा था कि सिस्टम रीसेट हो जाएगा, बट क्या है कि अब अमेरिका सबको बैकिंग दे रहा है, अभी सब साथ में ही गिरेंगे, गिरना होगा तो उस केस में। तो करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है एक्चुअली, पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था लुब्रिकेशन, हाउ इकोनॉमिक मशीन इज लुब्रिकेटेड। करेंसी मैनिपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज के सेंस में अलग है, डेवलपिंग कंट्रीज के सेंस में अलग है। हम लोग के सेंस में करेंसी को किस लेवल पे रखें कि डॉलर सरप्लस को आप मैक्सिमम कर लें एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। उससे क्या होता है, उससे बजट में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है उस कंट्री को। डेफिनेटली डॉलर सरप्लस बहुत ज़्यादा आप बढ़ा सकें ऐसा कोशिश करते हैं। जैसे चाइना है किस लेवल पे रखा, इंडिया भी किसी ऐसे लेवल पे रखता है, इससे ये जो डिफरेंट फैक्टर है, नेट रेमिटांस, नेट एफडीआई, नेट सर्विसेज सरप्लस, नेट डेफिसिट, सबका जो सम है ना, तो जो नेट सरप्लस है उसको मैक्सिमम एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी करने का कोशिश किया जाता है। जैसे अभी कोई भी जैसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी देगा, जैसे जयशंकर साहब ने बोला था इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा लो है, हम लोग हायर ऑयल प्राइसेस को उस लेवल पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो एक बड़ा स्ट्रेटजी, जीडीपी के सेंस में ही सब कुछ डिफाइन होता है, वो पेन भी उसी के सेंस में डिफाइन होता है। और इन टर्म्स ऑफ ब्रिक्स कंट्री जो सुपर पावर बनना चाहती है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो हम लोग तो बहुत सेफली चलना पड़ता है, बहुत सेफली चलना पड़ता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के सेंस में करेंसी मैनिपुलेशन है कि करेंसी ऐसी जगह पे रखो उस पर भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होने का। जैसे अभी गुजरात इलेक्शन में देखिए, अभी मोदी जी ने ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, 83 पे डाला है। ऑब्वियसली पब्लिक देखती है इस चीज़ को, करेंसी फिसल गया। लेकिन अभी फोरेक्स का बहुत ज़रूरत है, तो फोरेक्स का गेम खेल गया है। अभी फोरेक्स कोई कंट्री बता भी नहीं रही है, फोरेक्स कम करके बता रही हैं, लेकिन वैसा समय है नहीं, तेल का दाम भी नहीं गिरा और आप फोरेक्स कम करके बता रहे हैं। ऐसा है कि फोरेक्स इंग्लैंड भी कम करके बता रही है, उसको इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना था ना इंडिया का इम्पोर्ट्स पे, तो उसने भी, तो ये सब स्ट्रेटजिक एलिमेंट्स है, लोग अभी मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल पे हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में। डेवलप कंट्री के सेंस में करेंसी मैनिपुलेशन लोग क्या करते हैं, ये लोग का बैंक रेट कम रहता है, ठीक है, जीरो रखते थे, तो उससे क्या फ़ायदा होता था, इंटरेस्ट पेमेंट जो है, जो बजट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का, वो इन लोगों के केस में 5वें 6वें नंबर पे आता है। बट अभी तो फिर से बॉन्ड यील्ड जो है बढ़ने लगा, आप देख रहे होंगे बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, तो 5.5 साल का मैच्योरिटी सारे बॉन्ड का पकड़ लिए, तो पूरा रोल ओवर कर जाएगा 27 तक। 40 ट्रिलियन डेट पे अमेरिका को 4.5-5% का ब्याज लगेगा, तो उस समय अमेरिका का भी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो डिफेंस बजट को भी क्रॉस करके नंबर 1 पे आ जाएगा। बट ये लोग का भी करेंसी मैनिपुलेशन है, ये लोग नीचे रखते थे, अब उसका फ़ायदा इनको मिल नहीं रहा है। अब तो वो भी वहाँ पे भी, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, एक बैलेंस बना रही है दुनिया। तो अब तो नेक्स्ट टाइम कोई रिसेशन आएगा तो इट विल बी रियली रियली ट्रबल फॉर डॉलर, और उसमें कमोडिटी बहुत तेज़ी से ऊपर निकल के आएगी, तो उसमें ब्रिक्स कंट्रीज बहुत तेज़ी से बाहर आएंगी और एक रिलीव हो जाएगा। वो 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन वो अलग बात है, वो तो 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन भी जा सकता है इंडिया सडनली बाई 2028 तक, अगर डॉलर गया सिस्टम से, क्योंकि दे हैव मेड देयर फ्यूचर जनरेशंस पुअर बाय यूजिंग दिस करेंसी, बैड करेंसी मेथड्स में। तो फॉरेक्स जैसे आपने देखा हिडन करके रखा है। इंडिया भी, मैं तो पर्सनली उम्मीद लगा रहा था कि इंडिया सऊदी से रुपी रियाल ट्रेड तभी करेगा जब इंडिया का फॉरेक्स जो है 800 बिलियन क्रॉस करेगा। बट इंडिया दिखा रहा है कि फॉरेक्स 550 ही है और रुपी रियाल पे भी आ गया, 24 कंट्री से करेंसी स्वैप कर रहा है। तो पॉसिबल नहीं, कंट्रीज छुपा रही, इंग्लैंड भी छुपा रहा है, तो डेफिनेटली वो अच्छी बात है, क्योंकि कंट्री का बेस्ट होना चाहिए। तो दुनिया ही छुपा रही है, अभी किसी का भी पैरामीटर्स क्लियर नहीं है, वो सब तो एक होके चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे अमेरिका, जापान और यूरोप, वो अगर एक नहीं होंगे तो कोई ना कोई अभी कोलैप्स कर जाता। जापान क्यों बचा हुआ है, देयर इज नो रीज़न ना, 0% बैंक रेट है यहाँ पे, 3-3.5% बैंक रेट है।
फिक्स्ड रेट है, बैंक में डालने में क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा पैसा यहाँ से वहाँ चला जाना चाहिए था, बट नहीं जा रहा, तो देयर इज दिस रीज़न। अब हम लोग पर्सनल लेवल पे ना, जैसे आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी ने गुहार लगाया, तो इम्पोर्टेंट जो भी सेक्टर है, जैसे कि डिफेंस है, तो हम लोग को नेट डिफेंस एक्सपोर्टर हो जाना है। कब तक होंगे? मुझे लगता है मेरे हिसाब से अगले साल तक इंडिया नेट डिफेंस एक्सपोर्टर हो जाएगी। फार्मा का हम लोग एक्सपोर्टर हैं ऑलरेडी, ह्यूज एक्सपोर्टर हैं, नेट 25 बिलियन डॉलर बनता है, उसको भी 50 कर लेना है 5-6 सालों में। नेट एग्री एक्सपोर्टर हम लोग ऑलरेडी हैं, उसको भी बढ़ाते जा रही है इंडिया। टेक्सटाइल में भी बहुत बढ़िया टारगेट है फ्यूचर में, तो दे वांट टू टेक इट टू $100 बिलियन नेट एक्सपोर्ट्स को। तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि अपना ही मार्केट हम लोग का बहुत ह्यूज है, एक्सपोर्ट कम ही किया है, वो मार्केट अगर डबल भी हो गया तो नेट एक्सपोर्ट जो है वो 2027 तक 100 बिलियन क्रॉस करेगा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब रेगुलर यूज़ वाली चीज़ें, जैसे किड्स के टॉयज हो गए, बच्चों के जो खिलौने हैं, उसके नेट एक्सपोर्टर इंडिया हो गया है। सेमीकंडक्टर में इंडिया नेट एक्सपोर्टर हो जाएगा इन 2-3 सालों में। बहुत तेज़ी से उस पर काम किया है मोदी जी ने, बहुत बड़ा बड़ा PLI स्कीम लगाया है। स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब पे आपको आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ेगा भारत। सबको अभी भी देखिए तो मिक्स कर दीजिए तो आत्मनिर्भर हैं। स्मार्टफोन में नेट एक्सपोर्टर हो चुका है, तो अभी बचेगा एनर्जी, अपना ऑयल नीड्स हो गया। तो एनर्जी में मैं पर्सनली जो देख रहा हूँ, LNG का जो सेक्टर है, थोड़ा तो रिसेशन आएगा, तो रिसेशन में क्या होगा, मान लीजिए इंडिया का 175 mm SCMD कंजम्पशन है LNG का, तो 20% भी रिड्यूस हुआ, और अगले साल तक इंडिया 45 mm SCMD को KG बेसिन से ऐड करना होगा। तो हो सकता है इंडिया का LNG इम्पोर्ट ज़्यादा बचेगा ही नहीं, 10%, 20% के आसपास, 15% के आसपास बचेगा। और जब आप अपना रिसोर्स यूज़ कर रहे हो ना, तो बेसिकली आपको कोई खर्चा ही नहीं हुआ ना, आपको मार्केट रेट तो देना ही नहीं है, आपको तो बस मशीन लगाने का, एक्सट्रैक्शन का चार्जेस है, दैट्स वो जो पूरा फैक्ट्री का चार्ज होता है, सैलरी वैलरी, दैट इज़ देयर। बट इंटरनेशनली अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल प्राइस देना पड़ेगा। तो इंडिया अगर 10% LNG पे रह जाएगा अगले साल के बाद, तो ये साल और इंडिया को थोड़ा सा तेल का दाम सही जगह पे मिले तो बड़ा फ़ायदा होगा। अब देखिए पेट्रोलियम सेक्टर में भी, क्रूड सेक्टर में भी 20% तो इंडिया खुद प्रोड्यूस करेगा, कर रहा है या करेगा कह लीजिए। 20% इथेनॉल मिला सकता है, मिलाने वाला है 1-2 साल के अंदर। उसके बाद 40% जो है, अभी रिफाइनिंग कैपेसिटी को इंडिया 2017 से डिक्लेयर ही नहीं किया, क्योंकि सब क्रूशियल इम्पोर्टेंट दिस डेटा है। तो 2017 में भी बोलता था 249 MT मेट्रिक टन, अभी भी बोलता है 249 MT मेट्रिक टन। तो वो भी डाउटफुल है, वो डेफिनेटली IOCL है, रिलायंस है, तो लोग 10% पे तो बढ़ते ही हैं। तो कह लीजिए कि 40% जो है हमारा तेल का जो इंपोर्ट होता है, वो नेट रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स, ऑयल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से मैनेज हो जाएगा। केवल 20% बचेगा 2024 के अंदर। तो उसको हाईली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं मोदी जी। आप देख रहे होंगे कि अभी 30 कंट्री से इंडिया तेल थोड़ा सब जगह से, तो जिसने सब्सिडी दे दिया, जो ज़्यादा दिक्कत में दो लेने को तैयार है। और उसमें भी अब जैसे इथेनॉल ही नहीं है 20%, डीजल में भी बायोडीजल मिला रहे हैं, और डीजल का कंजम्पशन भी रिड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियसली टाइम तो चाहिए, बट इंडिया ने उसको हाईली डाइवर्सिफाई कर दिया है, तो शायद 2027 तक इंडिया नेट एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है, मतलब एच पे आ जाएगा। और अभी भी जो टाइम है, अभी अगले साल के बाद इट विल बी लाइक 10% का ही लोड होगा, 10-15% का। तो वो बड़ा लोड नहीं है, अगर ज़्यादातर आपने मैनेज कर लिया है तो 10-15% नॉट बिलो। तो और रेलवेज़ में देखिए, एक और सेक्टर है जहाँ वैक्यूम क्लियर करना है, तो रेलवेज़ में US के रेलवे से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इंडिया का टोटल जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है रेलवेज़ का, इंडियन रेलवेज़ ह्यूज है, US का भी रेलवेज़ ह्यूज है, बट जिस तरह से इंडिया कॉम्पैक्ट कंट्री है और DFC भी बना रही है, तो थोड़ा 3 DFC और बना लेगी तो ये कार्गो हैंडलिंग में भी बहुत टक्कर मार देगी US को। तो इंडिया के केस में इतना पैसेंजर हैंडल करने के बावजूद, इतना सारा स्टेशन है, जितने भी एनर्जी के कॉस्ट है ना, डीजल का और इलेक्ट्रिसिटी का, अब ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन 85% लाइन इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। US के केस में 2% लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। तो इंडिया का जो एनर्जी बिल है 20,000 करोड़ के अंदर ही रह गया है, पिछले 7-8 सालों में बढ़ा ही नहीं है। और US के केस में 2 लाख करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का गैप है। मतलब इन लोग का इकोनॉमी, अगर सब कुछ करेंसी को हटाइए, इंडिया के सामने फिजिबल नहीं है।
और इसमें इंडिया क्यों करना क्या है, अब 2 लाख करोड़ वो डीजल ही खरीद रहा है, 13.4 बिलियन लीटर्स आप देखेंगे, और भी उसका इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट स्टेशन सारा कंजप्शन जोड़ेगा तो 2 लाख करोड़ का उसका पड़ जाता है। अब इंडिया क्या है, इसमें 5 DFC इंडिया बना ले, 2 तो बन जाएगा इस साल के एंड तक, 3 और जो प्लान किया है उसको इंडिया फटाक से बनाए। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है तो बना सकती है, लैंड एक्विजिशन वगैरह चल रहा है। और 700 वंदे भारत भी लगता है मुझे उस समय तक चलेगा इंडिया में। तो इंडिया को करना क्या है, जो मिशन रफ्तार है उसमें डायमंड, क्वाड्रिलेटरल और डायगोनल जो है उसका, उस पे जो है ना स्पीड को 200 करने की इंडिया प्लानिंग किया हुआ है 2025-26 तक। तो वो भी सब साथ में, और वंदे भारत भी अब रिलीज़ होगा धीरे धीरे, उसका फैक्टर भी कैपेसिटी बढ़ रहा है, टारगेट जो सेट किया है उसके हिसाब से चल रहा है गवर्नमेंट। और अभी जैसे 850 किलोमीटर 810 किलोमीटर मेट्रो है, तो अब 300 किलोमीटर पर ईयर ऐड करना चाहिए इंडिया को। 200 किलोमीटर तो अगले साल करेगा ही, बहुत सारे मुंबई की लाइन। तो वैसे ही जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा है, तो अब चांसेस है कि अगले साल से इंडिया 200 से 250 किलोमीटर, तो 2000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क उस समय तक रेडी होगा 27-28 में। 6000 किलोमीटर का सबर्बन रेल रहेगा। मुंबई का सबर्बन नेटवर्क भी थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करता रहता है, तो वो अपने लिए काफ़ी है। बुलेट ट्रेन वगैरह तो इम्पोर्टेंट है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप धीरे धीरे बनाइए, दैट इज़ ओके, उतना ज़रूरत नहीं है उसका। हालांकि वो भी इंडिया बना ही रही है, अब यूनिवर्सिटी वगैरह डाला है, तो कुछ ना कुछ करे, वो भी बनाए, उसको भी कवर अप करके बनाता रहे। बट जो मेन है, जो आपकी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ में रियली हेल्पफुल होगा, जब आप 35 मल्टी मॉडल कॉरिडोर, ये सब जो होता है, जो मल्टी मॉडल हैंडलिंग जो होता है, 35 वैसा यूनिट बना रही है इंडिया जगह जगह पे, उसमें अडानी साहब का भी एक है। तो वो सब जब बन रहा है, और वो सब जब एक साथ एक जगह पे मीटअप करेगा, तो एक देयर विल बी ह्यूज बेनिफिट्स। तो वो पीरियड तक, मतलब 27 तक इंडिया को अपना DFC बनाना चाहिए, जो 3 DFC और बचा है उसको भी कंप्लीट करना चाहिए। और एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवेज में मैं जापान से ही कंपेयर करता हूँ। जापान में मतलब मान लीजिए कि 7000 किलोमीटर है, तो इंडिया भी मतलब उसका 8 टाइम्स 9 टाइम्स हो, 50,000 किलोमीटर इंडिया एक्सप्रेसवे बनाए बाई 2027-28, और 2.5 लाख किलोमीटर समय तक इंडिया का अभी की स्पीड पे नेशनल हाईवे लगता है हो जाएगा। तो वो भी, यही दोनों इम्पोर्टेंट है, बाकी रोड्स भी अब इम्पोर्टेंट है, बट ये दोनों ही जो है ना बाकी रोड से जो है भीड़ को निकाल देगा। एक्सप्रेसवे ही मेन है, उस पर 150 का स्पीड देगी तो ज़्यादातर लोग वहाँ से निकल जाएँ, तो मेन इलाकों में आपकी भीड़ नहीं लगेगी। सर्विसेज एक्सपोर्ट में जो वैक्यूम है, अभी इंडिया $1 ट्रिलियन तक सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकती है, जिस हिसाब से इंडिया का बढ़ रहा है। इस साल भी मान लीजिए लास्ट ईयर $254 बिलियन था, अभी इस साल पहले 6 महीने में ही 150 क्रॉस कर गया है, तो इस साल भी $320 बिलियन तक जाएगा वो। और ये $1.82 जब है तब, वो डॉलर्स में आपको बता रहा हूँ, बेसिकली वो $350 बिलियन होता है अगर $1.70 होता। बट इस ईयर भी इंडिया $320 बिलियन तक जाएगा, अगले साल फिर वो 400 क्रॉस करेगा, तो वहाँ पे इंडिया को उसको 20% पे ग्रो करता रहे, और $1 ट्रिलियन को टच करे। बाकी मर्केंडाइज में तो मैं आपको बताया, इम्पोर्टेंट सेक्टर में आपको नेट एक्सपोर्टर रहना है, नहीं तो शोषण हो जाएगा। किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ में अगर आप डिपेंडेंट है, जैसे डिफेंस, फार्मा, एग्री, टेक्सटाइल, टॉय, सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग, एसी, जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं उसमें अगर आप डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पे आपका शोषण होना है। तो वहाँ से तो निकल गई है इंडिया, ऑलमोस्ट 1-2 साल का खेल और बचा है। और जो अभी तो देखिए डॉलर DXY देखिए तो 113 पे चल रहा है, तो अमेरिका तो अभी मतलब फाइनली अपना ना बैट बना के उसको यूज़ कर रहा है, डॉलर को जो है एक बैड पावर के टर्म्स में यूज़ कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ को दबा रहा है ताकि वो उसके साइड आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका करेंसी कोलैप्स कर जाएगा ना, आपका उस हिसाब से सरप्लस नहीं है, तो आपको अमेरिका के हिसाब से बोलना पड़ेगा, तो उसका टीम बढ़ जाएगा, तो किसी और पावर पे प्रेशर बना देगा। यही चलता है दुनिया में ना, यही सब चल रहा है, वो पुतिन साहब इसी से परेशान है। बट इंडिया के केस में हम बहुत तगड़ा गवर्नेंस किया है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी भी टारगेट रहा था 40% 2030 का, 2021 में ही 40% निपटा दिया, तो इंडिया हो सकता है 27-28 तक 55% एनर्जी तो रिन्यूएबल से निकाल लेगा। और रिन्यूएबल इज़ नॉट अ जॉब, रिन्यूएबल इज लाइक ₹2 यूनिट पे सब बन रहा है, वो हाइड्रो भी, विंड भी, सोलर भी ₹2 के आसपास सब पड़ते हैं, तो पूरा एनर्जी सेगमेंट को ना एकदम चीपेस्ट कर देगा, और फिर तो मज़ा आएगा आपको मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है रिन्यूएबल्स को लेके भी, तो जिस रफ्तार से जा रही है उसकी बात कर रहा हूँ।
अब मैं एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक है डिफेंस और इंटरेस्ट पेमेंट। अभी मैंने आपको बताया यूएस और इसके केस में। अभी यूएस के केस में मान लीजिए $31.2 ट्रिलियन उसका डेट है, नेशनल डेट। और वो और उसको अगर आप ये स्टेट वाला सब जोड़िएगा, इंडिया केस में हम जोड़ते हैं, तो 34.5 ट्रिलियन चल रहा है। तो और अभी बॉन्ड यील्ड चल रहा है 4.5% के आसपास। और अब तो इन्फ्लेशन और भी है, तो और भी आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, तो बॉन्ड यील्ड तो नीचे नहीं आएगा। तो ऐसे केस में ऐसे ही सिचुएशन 4-5 साल रह गया तो पूरा का पूरा डेट जो है रोल ओवर कर जाएगा। तो सारी डेट का जो मैच्योरिटी है 5.5 साल का है, सारे का पकड़ेगा तो 5.5 साल के बाद सबके ऊपर ऑलमोस्ट 4.5% का टैग लग जाएगा। 4.5 ही क्या, वो आगे 5.5 तक जाएगा, तो उन्होंने एवरेज पड़ी 5% का टैग सारे के सारे डेट के ऊपर लग जाएगा। तो उस केस में जब ये 140% डेट है, और कितना है वो डेट टोटल डेट आपका मान लीजिए कि उस जमाने में $45 ट्रिलियन होता है अमेरिका का, 27, तो एक ही साल में क्या होगा ना, 45 पे 5% लग जाएगा, ठीक है। तो $2.3 ट्रिलियन तो इंटरेस्ट पेमेंट में निकल जाएगा। ये सिस्टम बना हुआ है, दिस इज द मैक्रो सिस्टम विच हैज बीन क्रिएटेड फॉर लॉन्ग टाइम। अभी यूएस को उसमें सफ़र करना पड़ेगा। अभी तो वो बैट बना लिया डॉलर को, बट ऐसा कब तक? इन्वेस्टर्स भी देखेंगे कि मैक्रो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पेट्रो डॉलर से खेल रहे हैं, तो अब दूसरे कंट्री के पास बजट ही आ गया, बजट से खरीद ले रहा है, वो डॉलर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। और जैसे इंडिया चाइना ने खुद को डाइवर्सिफाई कर लिया है, तो अभी उसको लग रहा है कि फंस रहा है। तो ये सिस्टम पे इन्वेस्टर्स कितने दिन भरोसा करेंगे? जैसे $45 ट्रिलियन डेट होगा 27 में, तो इधर ही कहीं 24-25 के आसपास तक कभी रीसेट हो सकता है ये सिस्टम। तो बहुत ही सही टाइम आ रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें इंडिया को एक बेनिफिट हुआ है। पाकिस्तान जो है, जो इंडिया का रियल एनिमी था, जिसको अमेरिका जो है खिलाता पिलाता रहता था, ब्रोकर बना हुआ था अमेरिका का, तो उसका जो इकोनॉमी है वो जो जहाँ 2014 में था वहाँ आज भी है। करेंसी डेप्रिसिएशन के कारण हुआ है, बट वो इन्फ्लेट ही हुआ है, वो अभी तक वो बढ़ा नहीं इकोनॉमिक साइज उसका, केवल इन्फ्लेट हुआ है और वहाँ तबाही भी आ गई है। तो वो भी एक रीज़न है। बट हमारा जो एनिमी है वो वहीं का वहीं रह गया है, और इंडिया इसी पीरियड में 3 टाइम्स और 5 टाइम्स होने वाला है। तो ये मतलब गया वो, इंडिया ने पाकिस्तान को जो टारगेट किया था नेपाल भूटान जैसी छोटी इकोनॉमी बना देने का, ताकि वो बदतमीजी करे ही ना, तो उस जगह ले गया इंडिया ने उसको। तो एक एनिमी तो उधर ही क्लियर हो गया। चाइना तो हमसे झगड़ा करता नहीं है। तो अब इंडिया का जो है डिफेंस बजट ये साल फिर से नॉमिनल जीडीपी आप देखेंगे कि 15-16% से कम नहीं होगा इंडिया का। मैं नॉमिनल ही जीडीपी देख रहा हूँ आजकल। वो तो इन्फ्लेशन भी सब मैनिपुलेटेड है, इन्फ्लेशन कम दिखा के जीडीपी नेगेटिव है उसको मैनेज कर ले रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज। तो इंडिया के केस में इन्फ्लेशन वगैरह सब जो भी बोल रही है वो सब देखने का जरूरत नहीं है, नॉमिनल जीडीपी ही मेन नंबर है। आजकल जीडीपी में तो भरोसा ही नहीं होता है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है इंडिया का, वो इस साल भी 16% से बढ़ेगा और अगले साल भी 14% से बढ़ेगा। और इंडिया इस पीरियड में ये साल और अगले साल में डिफेंस बजट जो है 7-8% से बढ़ाएगी, 6% 7% से। और क्योंकि पाकिस्तान भी वीक हो गया है उसका, तो डिफेंस बजट कुछ बचा ही नहीं है, तो जितना पहले हुआ करता था उससे भी कम हो गया है। तो उस केस में आप देखिएगा कि इंडिया जो है उसका डिफेंस बजट 1.6% ऑफ जीडीपी चला जाएगा नेक्स्ट ईयर एंड तक। सेम लाइक चाइना, चाइना का जीडीपी ग्रो नहीं कर रहा है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो भी इस साल 3% रहेगा और अगले साल 4% रहेगा। बट इंडिया के केस में इस साल 16% रहेगा, अगले साल 14% रहेगा। तो उसके कारण अगले साल इंडिया का जो डिफेंस बजट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा चाइना के। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ठीक उल्टा चल रहा है। वहाँ तो वो सब अभी यूके का भी लिज ट्रस्ट बोल रही थी, तो उन्होंने बोला कि 3% तक लेके जाएगी डिफेंस बजट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो वही खेल जिसमें पहले डेवलपिंग कंट्रीज फंसी रहती थी कि इंटरेस्ट पेमेंट में ही बहुत पैसा निकल जा रहा है, डिफेंस बजट में ही बहुत पैसा निकल जा रहा है, केपेक्स के लिए पैसा ही नहीं है, ठीक है। ऊपर से मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, कोई बढ़िया सवाल पूछते ही नहीं है, ये आलतू फालतू सवाल। डेवलपिंग वर्ल्ड है, मार्केट बना दिया था। तो ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, केवल पैसा कमा रहे हैं। तो उसमें देखिए वो डॉलर के अगेंस्ट बोलने को तैयार ही नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं। और ठीक है, वो नहीं कमाएंगे, इसमें फंडा ये है कि वो नहीं कमाएंगे तो कोई और कमाएगा, तो इसीलिए उनको कमाने देते हैं। लेकिन अब जो है उनके केस में इंटरेस्ट पेमेंट नंबर 1 पे जाएगा, मैं सारे डेवलप्ड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, और डिफेंस बजट नंबर 2 पे जाएगा। और इतना ह्यूज होने वाला है बिकॉज द काइंड ऑफ डेट दे आर होल्डिंग, द काइंड ऑफ एक्सटर्नल डेट, द काइंड ऑफ इंटरनल डेट विच दे आर होल्डिंग, इतना ह्यूज होने वाला है कि शायद उनका टोटल टैक्स कलेक्शन का 70% तो
इन्हीं दोनों में निकल जाएगा 70-80%। तो बहुत ही बुरा टाइम उन लोग का आ रहा है अभी। उनको क्या करना चाहिए, उनको इंडिया का हाथ प्रॉपरली पकड़ के वेस्टर्न कंट्रीज़ को इससे निकालना चाहिए। इंडिया सुपर पावर बनेगा तो उसमें दुनिया का भला है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री सुपर पावर बनेगी। तो ये सारे वैक्यूम है। इंडिया को बहुत अच्छा है, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंडिया में एक और इलेक्शन है, उसमें भी अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग और मिल जाए तो इस फाइट को इंडिया बहुत अच्छा फाइट कर लेगा। नहीं तो 2024 वाला इलेक्शन 1 साल से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी कुछ कर सके तो। बट क्योंकि ये क्रूशियल पीरियड है, ये साल बहुत ही क्रूशियल था। ये तो बॉक्सिंग ईयर था, आपने देखा ही, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, दोनों बॉक्सिंग कर रहे हैं। बट इंडिया ने अगर करेंसी को लो किया है तो मैं नहीं मान सकता कि उसका फॉरेक्स गिरा है। उसने फॉरेक्स कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया, या नहीं बताना ही सही है। अब ये लोग क्वेश्चन करते हैं ना, अभी कल को यूके ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाया तो क्या बोला इंडिया को कि भाई हमारा फॉरेक्स गिर रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो कल हम भी बोल सकते हैं, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। जब आपके पैरामीटर सब स्ट्रांग है तो सब बोलेंगे आपको कि भाई तुम्हारा तो सब सही है, तुम क्यों कर रहे हो। तो ये लोग तो खुद एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहा है, तभी तो कोई इकोनॉमी गिर नहीं रही है अभी तक। तो इतना त्रासदी आया, ये जापान क्या है, वो 0% रेट ऑफ रिटर्न है, वहाँ से सबको भाग जाना चाहिए था यूएस। इंडिया तो फिर भी है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से रिटर्न मिल जा रहा है, जितना इन्फ्लेशन है उसी हिसाब से रिटर्न भी है, बॉन्ड यील्ड में भी मिल जा रहा है, चाइना में भी मिल जा रहा है, वियतनाम में भी मिल जा रहा है। तो जापान कैसे बचा हुआ है, उधर आपका यूरोप कैसे बचा हुआ है, यूके कैसे बचा हुआ है, उसके तो सारे पैरामीटर्स खराब है। तो यही कारण है, वो लोग सब टीम वर्क करके चल रहे हैं और साथ में ही गिरेंगे। जब गिरेंगे अकेले अकेले गिरेंगे नहीं। तो इंडिया को अब पर्सनल लेवल पे ना अपना वैक्यूम क्लियर करना चाहिए, अपना काम खुद ही करना है, किसी के भरोसे आप जा ही नहीं सकते। इवन ये भी सोचना कि वो कोलैप्स करेगा ही करेगा। जैसे मुझे लगा लास्ट टाइम जो 8 का क्राइसिस आया था, उसमें मनमोहन सिंह ने यूएस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि वाइज डिसीजन लेगा, बट वैसा तो हुआ नहीं। तो इस बार हम लोग को सेफली चलना है और सारे वैक्यूम्स क्लियर करना है, और फिर हम लोग अपना 2027-28 ये सब ट्रिलियन डॉलर है तो कुछ भी नहीं है। तो थर्ड लार्जेस्ट ही तब बनेगा कब बनेगा, इट्स ऑल मैनिपुलेटेड। IMF वर्ल्ड बैंक सब उन लोग के लिए काम करती है। तो हम लोग देखते हैं उस समय अपना वैक्यूम क्लियर सब सीट बेल्ट लगा के रखिए तो टेक ऑफ कर सकते हैं आदमी। चलिए, थैंक यू।